नमस्कार दोस्तों। आज आज जिस कोरोना की स्थिति से हम गुजर रहे हैं और जिस तरह से हमारे सिस्टम और सरकारें लाचार दिख रही है, अब इसे देखते हुए जो हमारे देश की न्यायपालिका है वो भी इसमें अब सख्त होती हुई नज़र आ रही है। कुछ दिन पहले आप लोग न्यूज़ द्वारा सुने होंगे, मद्रास हाई कोर्ट ने इस तरह से कहा था कि जो चुनाव आयोग है उस पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में चुनाव कराए जाना किसी भी तरह से उचित नहीं था। अब इस पे चुनाव आयोग ने कहा था कि जिस वक्त इस चुनाव का ऐलान हुआ उस वक्त कोरोना इतनी भयावह स्थिति में नहीं थी जब चुनाव का ऐलान किया गया। उसके बाद से मान लीजिए कि उसके बाद से भी 4-5 चरण कोरोना काल में ही कराए गए। वैसे तो सभी चरण जो भी मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और सभी कोरोना काल में ही कराए गए हैं। लेकिन जब इसमें एक बार बीच में निर्वाचन आयोग ने बैठक भी किया था कि अगर मान लीजिए कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए सभी चरण एक भी बार करा लिए जाए, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हो पाई और आज 29 अप्रैल को भी एक चुनाव, वहां का जो अंतिम चरण का चुनाव है वो होने जा रहा है। अब 28 अप्रैल की जो पेपर है वो हमारे हाथ में है। अब हम इसमें से कुछ खबरों की चर्चा आज आप लोगों के साथ करने जा रहे हैं। चलिए, चुनाव आयोग जो है अब उसने दिशा निर्देश जारी किया है 2 मई को। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव बीत रहे हैं, 2 मई को मतगणना होता है। अब इस मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है कि इसमें किसी तरह का जश्न नहीं मनेगा और किसी तरह की जुलूस नहीं निकलेगा। जो भी जीते हुए जनप्रतिनिधि होंगे 2 लोगों को लेकर जाएंगे और अपना सर्टिफिकेट लेंगे और शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएंगे। इस तरह से जो है निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किया है। लेकिन ये दिशा निर्देश केवल दिशा निर्देश ही रहता है या धरातल पे भी उतरता है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमारी सरकारें और प्रशासन तो कुछ और ही ऐलान करती है, लेकिन जो धरातल पे होता है हकीकत, उससे हम सभी वाकिफ़ हैं। तो अब देखना है, मान लीजिए कि सब कुछ गंवा कर होश में आए तो क्या हुआ। एक तो सब मान लीजिए कि चुनाव आयोग जो है पूरी तरीके से चुनाव जो है कोरोना काल में ही करा दिया और बाद में इनको सुझाया कि नहीं भाई, कम से कम मतगणना के टाइम में इस तरह का दिशा निर्देश तो जारी करना चाहिए ताकि देश को लगे कि हम भी भाई कुछ जागरूक हैं। अगर बिहार में हम कोरोना की स्थिति का आकलन करें तो यहाँ पे अब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। जो 28 तारीख की यहाँ पे 24 घंटे में जो रिपोर्ट आ रही है उसमें 13,374 संक्रमितों की संख्या है, जो अब तक के लिए रिकॉर्ड है भारत में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर दिन आंकड़ा 3.5 लाख से ऊपर जा रहा है। और एक सुखद बात यह है कि बिहार में 7,904 लोग स्वस्थ भी हुए हैं कोरोना से। इस कोरोना की वजह से अब तक 75 शिक्षक, 14 डॉक्टर, 13 पुलिस अफसर, 2 बीडीओ और 1 सीओ की बिहार में मौत हो चुकी है इस दूसरी लहर में। पहली लहर की बात हटाइए, उसमें तो इतनी मौत नहीं हुई थी, लेकिन इस दूसरी लहर में मौत पूरी तरीके से अपने चरम पे छाई हुई है। अब हम आपको लिए चलते हैं गोपालगंज और सिवान की कुछ प्रमुख खबरों के लिए। इसमें आप लोग देख सकते हैं अपने डिस्प्ले पे, जिस पेपर की कटिंग को मैं डाल रहा हूं उसका शीर्षक है, सदर अस्पताल में मारपीट के बाद हड़ताल पे गए डॉक्टर, 3 मरीजों की गई जान। इसमें देखिए होता क्या है कि 27 तारीख की सुबह को उचका गांव से एक मरीज आता है जिसकी उम्र 68 वर्ष होती है। उसे सांस लेने में और खांसी बुखार इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अब उसे जो है डॉक्टर ले जाते हैं, वहाँ पे एडमिट करते हैं, इमरजेंसी वार्ड में लेकर जाया जाता है। उसके बाद से उसका कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन थोड़े ही देर के बाद उस मरीज की मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद जो उसके परिजन है वहाँ पे पूरी तरीके से हंगामा शुरू कर देते हैं और हंगामा का आलम ये होता है कि डॉक्टरों से कुछ हाथापाई भी होती है और हाथापाई होने के बाद से जो है डॉक्टर जो है वो अपना कामकाज वहाँ पे बंद कर देते हैं। अब कामकाज बंद करने के बाद उन लोगों के उसमें अब चिकित्सा के अभाव में और 3 मरीजों की मौत हो जाती है। अब इसका जवाब दे
कौन है। ये किसी से छुपा नहीं है कि सरकारी जो अधिकारी है, सरकारी जो कर्मी है, वो किस तरह से अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं सबके लिए नहीं, लेकिन अधिकांश इस तरह के हैं जो अपने काम में पूरी तरीके से लापरवाही बरतते हैं। अगर परिजन वहाँ पे जाते हैं, उनके मरीज़ का ट्रीटमेंट सही से नहीं होता है, तो वो अपना गुस्सा किसी न किसी पे उतारेंगे ही। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कार्यकाल को ठप कर दे और मान लीजिए कि एक व्यक्ति तो उधर गया, वो चाहे ट्रीटमेंट सही हो या गलत हो, मौत और ज़िंदगी किसी के हाथ में तो नहीं है, लेकिन चिकित्सा के अभाव में वहाँ पे और भी 3 लोगों की जान चली जाती है। ये खबर है गोपालगंज सदर अस्पताल की। उसके बाद से आला अधिकारी हॉस्पिटल में आते हैं और डॉक्टरों को समझाए बुझाए जाने के बाद फिर से वो लोग काम पे वापस आ जाते हैं। वो 3 जिंदगियां वापस कभी नहीं आ पाएगी जो चिकित्सा के अभाव में इस दुनिया को अलविदा कह गई। चलिए अब गोपालगंज में हम कोरोना की स्थिति की थोड़ी जायज़ा ले लेते हैं। यहाँ पे गोपालगंज में 24 घंटे में 729 संक्रमित मरीज मिले हैं और 3 की जान जा चुकी है। जो संक्रमितों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहा है। जो यहाँ पे संख्या दिखाए जा रहे हैं ये है 729 और 3 की जान जा चुकी है। और भोरे में 24 घंटे में व्यवसायी समेत 4 लोगों ने दम तोड़ा है। ये भी एक खबर है। चलिए अब एक अच्छी खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। विधायक ने वेतन से दिए 100 ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, ये विधायक है बैकुंठपुर के प्रेम शंकर यादव। इन्होंने अपने वेतन से 100 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने का पैसा दिया। जैसा कि यहाँ पे आप लोग फोटो में देख रहे हैं कि ये डीएम को वो जो चेक है वो सुपुर्द करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रेम शंकर यादव। तो ये एक बेहतर खबर है और इस तरह से जनप्रतिनिधियों को होना चाहिए कि इस कोरोना काल में वो बहुत ही अहम भूमिका निभाएं। वो अपने क्षेत्रों में जाए या उनकी जो भी ज़रूरत की सामग्री है, चाहे वो मास्क हो गई या फिर मान लीजिए कि सैनिटाइज़र वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करें। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आप अपने क्षेत्रों में भी देखते होंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिख सकते हैं कि क्या आप अपने क्षेत्रों में किसी जनप्रतिनिधि को मास्क और सैनिटाइज़र बांटते हुए देख रहे हैं या नहीं। थोड़ा कमेंट बॉक्स में हमें भी लिख कर भेजिएगा और आप किस क्षेत्र से आते हैं ये भी थोड़ा लिखिएगा। एक और खबर है, हथुआ एसडीएम ने नगर पंचायत में कार्रवाई करते हुए लगाई फटकार और गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील किया गया। जो भी कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं उन पे इस तरह की कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, लेकिन इस गाइडलाइन की कितना पालन हो रहा है हम लोग अपने आसपास में देखते हैं। जो भीड़ भड़ाके हैं वो पूरी तरीके से बाज़ारों में आज भी लगे रहे हैं और गाजे बाजे के साथ मान लीजिए कि जो बाराती है वो नाचते गाते जा रहे हैं। कोरोना का अभी तक फ़िलहाल कहीं कहीं पे किसी को भी कोई डर नहीं दिखता है। आपको कुछ लोग मास्क लगाए हुए और सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अधिकांश लोगों में इस तरह से नहीं देखा जा रहा है। और इसका जो नतीजा है, इसका जो भुगतान है वो पूरे देश और समाज को करना पड़ रहा है कि कोरोना की जो स्थिति है हमारे देश में पूरी तरीके से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हर एक जगह पे मनाते जा रही है। अभी कहीं भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है और जो यहाँ के नागरिक हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो देखना है कि ये लोग कब तक सुधरते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं सिवान। कोरोना से अधिवक्ता सहित 3 की मौत, 275 पॉजिटिव। यहाँ पे जो संक्रमितों की संख्या है गोपालगंज की अपेक्षा तो बहुत ही कम है और मौत है जो सेम ही है। यहाँ पे गुठनी में वीडियो छुट्टी पर, सीओ कंटेनमेंट जोन में और थानाध्यक्ष जो है वो क्वारंटीन में जा चुके हैं। अब हम चलते हैं सिवान की एक और खबर की ओर। यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि 3 की मौत लिखी जा रही है और नीचे आप लोग इसी पेपर में नज़र दौड़ाएंगे तो लिखा जा रहा है कि 2 दर्जन लोगों ने सदर अस्पताल पहुँचने के पहले ही तोड़ा दम। 2 दर्जन लोग, यानी 2 दर्जन का मतलब होता है 24 लोग। ये
लोग अस्पताल में जाने से पहले ही, सिवान के सदर अस्पताल में जाने के पहले ही कुछ लोग गाड़ी में ही दम तोड़ देते हैं, कुछ लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, कुछ लोग मान लीजिए कि हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ देते हैं, तो कुछ लोग चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ देते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे 2 दर्जन लिखा जा रहा है और इधर कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 बताई जा रही है। तो जो कोरोना की टेस्टिंग में पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उन्हीं की कोरोना से मौत मान लीजिए कि माना जा रहा है, और नहीं बाकी लोग जो भी मर रहे हैं उन लोगों को तो बस ऐसे ही मौत में दर्शा दिया जा रहा है। एक और खबर को हम लोग देख लेते हैं कि पारिवारिक कलह में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। ये खबर है कि मैरवा थाना के अंतर्गत आने वाले तीतरा बंगरा गांव की, जहां पे एक युवक घर में कुछ उसे अनबन हो जाती है, पारिवारिक कलह की वजह से पेड़ पे लटक कर वो अपनी जान दे देता है। अब परिवार का कहना है कि मान लीजिए कि हम लोगों की इस तरह के बड़े खतरे का अंदेशा नहीं था कि मान लीजिए कि छोटी मोटी कलह की वजह से या बातों की वजह से या झगड़े की वजह से ये युवक जाकर फांसी ही लगा लेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और गोपालगंज की एक खबर आपको हम सुनाते हैं। इस कोरोना काल में कौन सी खबर कितने हृदय विदारक है, ये जिस पे गुजरता है वही जानता है। और ये कोरोना किस किस को कितना दर्द देकर जाएगा ये भी अभी फ़िलहाल कोई नहीं जानता है। ये कोरोना हर दिन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, चाहे वो संक्रमितों का रिकॉर्ड हो चाहे वो मौत का रिकॉर्ड हो, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। और कितनी ज़िंदगियों को रोज़ छीने जा रहा है, और कितने माँ की गोद को और कितने महिलाओं की सिंदूर को उजाड़े जा रहा है। ये खबर है गोपालगंज की। खबर की शीर्षक को आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर को ढूंढते ढूंढते पति की गोद में ही पति ने तोड़ दिया दम। ये खबर है गोपालगंज से। ये लोग जो युवक है उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सर्दी खांसी भी होता है, बुखार भी होता है, लेकर ये लोग सदर अस्पताल में जाते हैं। सदर अस्पताल में ये उसी वक्त पहुंचते हैं जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया कि वहाँ पे एक मरीज़ की मौत हो जाने के बाद उनके परिजनों द्वारा हंगामा किया जाता है, और उसी वक्त वो लोग मान लीजिए कि हड़ताल पे चले जाते हैं, और उसी वक्त ये मरीज़ को लेकर ये लोग पहुंचते हैं सदर अस्पताल में। और डॉक्टर तो वहाँ से नदारत रहते हैं, कोई डॉक्टर रहता नहीं है, अगर रहते भी है तो वो लोग काम पे वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। डॉक्टर जो है पूरी तरीके से हंगामा से नाराज़ होकर जो चिकित्सीय काम है उसे छोड़ देते हैं, और उसी वक्त मान लीजिए कि जो इस मरीज़ के परिजन है डॉक्टर को ढूंढते रहते हैं, मनाते रहते हैं, मगर वो लोग नहीं आते हैं। और अंत में स्थिति ये होती है कि पत्नी की गोद में ही जो ये युवक है प्रदीप शर्मा नाम का ये दम तोड़ देता है। ठीक है, चिकित्सीय अभाव में जो है ये प्रदीप शर्मा दम तोड़ देता है। एक और बात बता दें कि ये अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, और इसकी शादी को अभी 1 साल गुजरे थे। अब जो डॉक्टर है वो मान लीजिए कि किसी और के हंगामा की वजह से काम पे नहीं आ रहे थे, और उसे लेकर अब और ये एक सहित प्रदीप शर्मा के सहित 3 और लोगों की जान चली जाती है। तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इन डॉक्टरों की क्या भूमिका है इस कोरोना काल में। मैं सभी डॉक्टरों की तो नहीं कहता हूँ, लेकिन कम से कम इन डॉक्टरों को तो देखना चाहिए कि भाई हमारे नाराज़ होने की वजह से 3 जानें चली गई, जिसमें से एक ये भी है। इस तरह का है ये न्यूज़, पूरी तरीके से हृदय विदारक। चलिए एक शायरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जो आज की कोरोना की परिस्थिति में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। ये शायरी है गुलजार की। अब मुझे ये पता नहीं है कि वो किस परिस्थिति में इस शायरी को लिखे थे, लेकिन आज की परिस्थिति में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। चलिए तो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। मौत से आँख मिलाने की ज़रूरत क्या है, मौत से आँख मिलाने की ज़रूरत क्या है। सबको मालूम है कि बाहर की हवा है कातिल, फिर कातिल से उलझने की ज़रूरत क्या है। ज़िंदगी 1000 नियामत है संभाल कर रखे, ज़िंदगी 1000 नियामत है संभाल कर रखे, फिर कब्रगाहों को सजाने की ज़रूरत क्या है।
दिल बहलाने के लिए घर में वजह काफ़ी है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह काफ़ी है, फिर गलियों में बेवजह भटकने की ज़रूरत क्या है। आप लोगों ने देखा कि आज की परिस्थिति में जो ये शायरी है कितनी सटीक बैठ रही है, और इस शायरी के अनुसार अगर हम अपने आप को ढालते हैं और इसकी पालन करते हैं तो शायद हम कोरोना से ज़रूर बच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।